हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 ज्योग्राफी। तो हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? हमारी पृथ्वी कैसे बदलती है, इसका पर्यावरण कैसा है, अभी तक आपने ये पढ़ा। और वायु का हमारी पृथ्वी पर क्या वो है और कैसे वायु ने हमारी पृथ्वी को घेरा हुआ है, इसके बारे में आपने पढ़ा। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जल। तो बच्चों, जल, इससे आप क्या समझते हैं? इससे हम यह समझते हैं, जल, हमने पिछली कक्षा में भी आपको पढ़ाया था कि जल ही जीवन है। जल के बारे में जैसे ही आ जाता है, जल, पानी, इस क्या है, ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जल के बिना हम नहीं जी सकते हैं, क्योंकि जल पीने के लिए और बहुत से हमारे कार्य करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? जल की। जैसे नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और इसके साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। पर्यावरण को अब आप बच्चे कहेंगे, पर्यावरण को सुरक्षित रखने में जल की क्या भूमिका है? तो पर्यावरण पेड़ पौधे को हम जल देते हैं तभी वह उगते हैं, और पेड़ पौधे भी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, ये हमने आपको पिछले पाठ में बताया था। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम पाठ 5 जल भूगोल कक्षा 7। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जल प्रताप, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैरा कर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? तो बच्चों, जैसे ही हम आपको जल के बारे में आपसे बात करते हैं, तो क्या होता है कि आपके दिमाग में हम किसी भी वस्तु के बारे में अगर या किसी भी चीज़ के बारे में आपसे बात करते हैं, तो जैसे ही हम किसी भी चीज़ का या किसी वस्तु या किसी भी चीज़ का नाम लेते हैं, तो आपके दिमाग में, आपकी आंखों के सामने उसका एक चित्र बन जाता है। ये एक स्वाभाविक बात है। तो जैसे ही हम जल के बारे में सोचते हैं, तो क्या चित्र बन जाता है? आप नदी, जल प्रताप, वर्षा की रिमझिम, और आपके घर में जैसे नल लगे हुए हैं तो आप खोलो तो उसमें से पानी निकलता है, इसका एक चित्र बन जाता है। और जैसे जब बारिश होती है तो क्या है, आपके घर के आसपास जल भराव हो जाता है, जल भर जाता है, तो क्या होता है, तो उसमें बच्चे नाव चलाने लग जाते हैं, और जिससे वह बहुत खुश होते हैं। और कई बार आपने देखा होगा, आपके घर के आसपास अगर कोई जल भरा होता है, जैसे आप सफाई करते हैं तो कोई छोटा मोटा गड्ढा होता है या गड्ढा उसमें पानी भरा होता है, तो आप जब तेज़ धूप निकलती है तो थोड़ी देर बाद वो जल वहाँ से गायब हो जाता है। वो कहाँ जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। तो क्या होता है, वो जल कहाँ गायब होता है? सूर्य के ताप, जब सूर्य की गर्मी पड़ती है तो वो जल भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, और ठंडा होकर वो क्या कर लेता है? बादलों का रूप संघनित, मतलब घने बादलों का रूप ले लेता है। और फिर यहाँ से क्या होता है? बारिश आती है, बर्फ़, और उससे क्या होता है? पहाड़ों पर बर्फ़ बन जाती है। और फिर जब गर्मी होती है तो जब बहुत घुटन सी आप महसूस करते हो तो एकदम बारिश आ जाती है, तो वो जो जल है वर्षा के रूप में वापस नीचे आ जाता है। जब पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती है और जब वो पिघलती है तो वो
पानी के रूप में नीचे आ जाती है। तो बच्चों समझ आया? जिस प्रकार, आगे पढ़ते हैं, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उस जल को जल चक्र कहते हैं। तो बच्चों प्रश्न है, जल चक्र किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, जिस प्रकार हम अपने जल को लगातार, जल के स्वरूप को लगातार बदलते रहते हैं और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगता रहता है, उसे क्या बोलते हैं? जल चक्र। अब आपको यहाँ पे एक चित्र भी दिखाया गया है जल चक्र का, तो वो आप देखिए कैसे बनता है जल चक्र। पहले नीचे नदी में, नाले में पानी है, फिर वो वाष्पीकरण होता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर बादल संघनन हो जाते हैं, फिर वो जैसे बहुत भर जाता है बादलों में पानी, तो फिर वो वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। तो हमारा जो जल चक्र है वो इसी तरह से चलता रहता है। तो समझ में आया आपको ये जल चक्र क्या है? आगे देखें, हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। तो बच्चों क्या है थलशाला, क्या होती है, इसके बारे में हम बताते हैं। थलशाला आपके इसी पृष्ठ पर एक कॉलम में लिखा हुआ है थलशाला। यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। क्या होता है ये? छोटे घर में पौधे रखने का कृत्रिम अहाता, जिसमें हम जल को भरकर रखते हैं। तो आपको इसमें बताया भी गया कि थलशाला कैसे बनाएं। एक बड़े जार में 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह से दबा दें। इसके ऊपर हुमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़कें, जार को बंद कर दें। पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों में नीचे गिरता है। तो बच्चों आपको समझ में आया ये थलशाला क्या होती है? तो आगे देखते हैं हम। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद, महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। तो कैसा जल होता है? नमक वाला होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। तो बच्चों ये तो आपने भी सुना होगा, जो हमारा समुद्री जल होता है वो कैसा होता है? लवण्य, मतलब उसमें नमक होता है। और वो कैसा नमक होता है? वो खाने वाला नमक होता है। उसमें क्या होता है? उसमें सोडियम क्लोराइड, या उसको हम बोलते हैं खाने योग्य नमक। तो समझ में आया बच्चों आपको? अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। अगले पृष्ठ पर आपको एक चित्र, पूरा एक चित्र है पृष्ठ पर। तो इस पृष्ठ पर जो चित्र है उसमें आपको क्या बताया गया है? उसमें विश्व की प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियाँ दिखाई गई हैं। तो बच्चों इस चित्र को आपने ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या है? हमारे विश्व की जितनी भी प्रमुख समुद्र हैं, झीलें हैं और इसके साथ साथ नदियां हैं को दिखाया गया है। तो हमारे प्रमुख समुद्र कौन कौन से हैं इसमें आप देख सकते हैं। जैसे दक्षिणी महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, दक्षिण अटलांटिक महासागर है और कैंपियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, ये सब, लाल सागर, इसमें सब सागर दिखाए गए हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसमें नदियाँ कौन सी हैं? अमेजन नदी, उसके बाद इसमें दनगू नदी। ये विश्व की ही सारी नदियाँ हैं।
तो ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, बंगाल की खाड़ी, ये सब इसमें दिखाया गया है। और झील कौन कौन सी दिखाई गई है इसमें? विक्टोरिया झील, उसके बाद आप देखेंगे इसमें सुपीरियर झील, हाना झील, और सब आप इसमें चित्र में अच्छे से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये कौन सी झीलें, सागर, महासागर और समुद्र दिखाए गए हैं। अब हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं। इस पर आप क्या पढ़ेंगे? जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग किस चीज से भरा है? जल से भरा हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग कितना है? जल का भरा हुआ है। यदि धरती पर जमीन, थल को क्या बोलते हैं? धरती जो है वो उसकी अपेक्षा जल बहुत अधिक है तो अनेक देशों में फिर भी जल की कमी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। तो देखिए बच्चों, जल वितरण का जो आपको प्रतिशत दिया गया है उसके बारे में आप देख सकते हैं। फिर आपको पता लग जाएगा कि फिर भी यहाँ पर जल की कमी क्यों होती है। जो महासागर हैं, महासागर कितने हैं? 97.3 तो महासागरों का पानी है। फिर बर्फ छत्रक, बर्फ कितनी है? 2.0। फिर भूमिगत जल कितना है? 0.68। हमारे पास कितना है? 0.68 भूमिगत जल है। झीलों का अलवण जल, और झीलों का अलवण जल कितना है? 0.009। फिर उसके बाद आप देखेंगे स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, वो कितनी है? 0.009। फिर उसके बाद आप वायुमंडल देखेंगे 0.0019। फिर आप नदियां देखेंगे 0.0001। तो ये कितना है? पूरा ये मिलाकर होगा आपका 100%। तो अब आप इसमें एक कॉलम में देखिए, क्या आप जानते हैं लवणता 1000 ग्राम जल में नमक की मौजूद मात्रा होती है? महासागर की औसतन लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम की है। तो जो बच्चों लवणता है वो 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। और महासागर की औसत लवणता कितनी बताई गई है? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। और इसमें एक और बताया गया है, क्या आप जानते हैं? वो भी आप पढ़िए। इज़राइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें पलव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। तो बच्चों, क्या है? नमक की मात्रा कितनी अधिक है इसके बारे में आपको बताया गया है। अब आगे देखेंगे हम। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स देखिए। अब आपको ये जो बॉक्स दिखाया गया है इसमें आप क्या देखेंगे? इसमें आपको अलवण जल का वितरण बताया गया है। वो क्या है? 1 बूंद नदियाँ, आधा चम्मच अलवण जल की झीलें, 2 चम्मच भौम जल और 9 चम्मच बर्फ छत्रक। ये इसको इन्होंने ऐसे भाग किया हुआ है और इसकी मात्रा भी आपको बताई गई है। अब आप इस क्रियाकलाप को पढ़ें। 2 लीटर जल लें। मान लें यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन में 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है।
यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लावण्य जल नमक युक्त होता है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवल जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया ये कैसे इन्होंने बताया है? आगे आप पढ़ेंगे। जीवन के जल अत्यधिक आवश्यक हैं। जीवन के लिए जल कितना आवश्यक है? बहुत ज़्यादा आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? तो बच्चों, जब आपको प्यास लगी होती है तो सिर्फ एक जल ही होता है जो आपकी प्यास को बुझा सकता है। और आपको पता है कि कई बार कई जगह पर आप ये लापरवाही कैसे होती है? ये लापरवाही होती है जब आपने देखा हो घर में नल खुला हुआ है, पानी बह रहा है तो बहता जा रहा है, अगर थोड़ा सा भी नल खराब है तो उसको ठीक नहीं करवाते हैं तो वो हमारा जल बहता रहता है, तो वो जल की बर्बादी होना है। और जल हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम अगले उस पर चलते हैं, पृष्ठ पर। इसमें आप देखेंगे, इसमें एक चित्र दिखाया गया है और इस चित्र में क्या बताया गया है आप पढ़ सकते हैं। मैनी मेजर रिवर्स इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट, गंगा एमंग 10 डाइंग रिवर्स। आप ये मोटी मोटी हेडलाइंस न्यूज़पेपर की आप पढ़ सकते हैं। इसमें सारा ही जल के बारे में बताया गया है कि जल जो है वो जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बताया गया है। और जल संरक्षण की कुछ विधियां सुझाइए। आप अपने जल को कैसे इकट्ठा करके रख सकते हैं उसके बारे में बताएं अपने घर में, स्कूल में। इसके बारे में आपको इसमें बताया गया है। आगे पढ़ेंगे हम। आगे क्या है? महासागरीय परिसंरचनन। तो महासागरीय परिसंरचनन क्या है? समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलीन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं होता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। तो बच्चों, प्रशांत महासागर का आपको इसमें चित्र दिखाया गया है और आप इसमें देख सकते हैं कि जब आप समुद्री तट पर नंगे पैर चलते हैं तो आपको किस चीज़ की अनुभूति होती है? कुछ जादुई सी। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही नमी वाली होती है और वहाँ पर क्या होता है? ठंडी पवन बह रही होती है, क्योंकि साथ में जब एक समुद्र होगा और उसके आप साथ चल रहे होंगे, जब हवा का झोंका आएगा तो वहाँ पर बहुत ही आपको वो हवा का झोंका ठंडा महसूस होगा। और वहाँ पर क्या होता है? समुद्री पक्षी होते हैं और जो वहाँ की हवा में जो सुगंध होती है वो बहुत ही मोहित करने वाली होती है। और इसके विपरीत क्या होता है? जैसे आप किसी झील के किनारे होते हैं या ताल पर होते हैं तो झील का जो शोर होता है, पानी बह रहा होता है, उसका एक शोर होता है। जबकि समुद्र का जो जल होता है वो हमेशा ही गतिमान रहता है, मतलब चलता ही रहता है और वह कभी भी शांत नहीं होता है। इसी तरह क्या होता है? यहाँ पर ज्वार भाटा भी आता है और इसकी जो तरंगे हैं वो कैसी अच्छी लगने वाली भी तरंगे होती हैं। और बच्चों, आप जानते हो 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी एक प्रश्न है आपका
कि जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को क्या किया जाता है? प्रबलित किया जाता है। अब आप अगले उस पर आएंगे, पृष्ठ पर। तो इसमें क्या है? इसमें आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है और इस चित्र का क्या है? तरंगे की तरंगे कैसे उठती हैं, आप चित्र में देख रहे हैं। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? जब आप खेल रहे होते हैं तो क्या होता है? वहाँ पर गेंद गिर जाती है। तो यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौटती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इसे क्या कहते हैं? तरंगे कहते हैं। तो बच्चों, जब समुद्र तट पर आप खेल रहे हैं और उसमें बॉल गिर जाती है तो यह क्या होता है? दृश्य बहुत ही अच्छा होता है। कैसे अच्छा होता है? तो कैसे अच्छा होता है बच्चों? वो जो तरंगे हैं वो क्या है? गेंद के साथ वापस लौट आती हैं और महासागरीय सतह पर क्या है? जल निरंतर ऊपर नीचे होता रहता है। तो बच्चों, आपने देख लिया तरंगे, और इसमें बताया है जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तो क्या है? तरंगे अपने आप उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी बड़ी होती जाती हैं। और तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा है, जिसे सुनामी कहते हैं। यह तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति में चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। तो बच्चों, जब ये तरंगे बहुत ऊंचाई से उठती हैं तो क्या होता है? सुनामी आ जाती है। तो सुनामी कैसे आती है कि जब 150 मीटर, आप समझ सकते हैं 150 मीटर कितना होगा? 150 मीटर प्रति घंटा। और उसके बाद क्या है? सबसे विशाल सुनामी कितना था? 150 मीटर। और ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति में चली थी। तो 2004 में क्या हुआ था? जब सुनामी आई थी तो भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। तो बच्चों, हमने आपको बताया था कि जब तो बच्चों, हमने आपको उस पार्ट में पढ़ाया था ज्वार भाटा के बारे में कि जब ज्वार भाटा आता है तो कितना नुकसान होता है। ऐसे ही जब सुनामी आई थी तो सुनामी का भी कितना नुकसान हुआ था। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या हुआ था? इंदिरा पॉइंट ही डूब गया था। तो आपको यहाँ पर सुनामी पर बताया गया है, इसको हम पढ़ेंगे। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगें अथवा पोषीय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी।
इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्र तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल एशिया के समुद्री तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है, और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा पर ध्रुव दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, पूरी तरह से डूब गया। तो बच्चों, आपको पता है कि यह जब सुनामी आई तो कितनी इसकी रफ्तार थी। इसकी रफ्तार आपने सुनी 800 किलोमीटर प्रति घंटा। 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति थी, जिसकी तुलना किससे की जाती है? जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों से, जो कि एक स्थान से उड़ते हैं और दूसरे स्थान पर सिर्फ व्यावसायिक, मतलब जैसे जो अगर सामान लेकर इंग्लैंड से भारत की ओर आ रहा है तो वो सीधा वहीं आएगा, रास्ते में कहीं नहीं रुकेगा। उसको व्यावसायिक वायुयान कहते हैं। तो इसके क्या हुआ था, जब ये सुनामी आई तो क्या हुआ, हिंद महासागर के कुछ द्वीप समूह क्या है, पूरी तरह से डूब गए। और भारतीय सीमा पर ध्रुव दक्षिणी बिंदु क्या था? दक्षिणी बिंदु हमारा कौन सा था? इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में था, पूरी तरह से डूब गया। आगे देखें, जब सुमित्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमित्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई क्या हो गई? कम हो गई। जब ये तूफान आता है तो जो इसका केंद्र बिंदु होता है वहाँ पर तो ये बहुत तेज होता है, इसकी रफ्तार जो है बहुत तेज होती है। पर जैसे ये अपनी आगे आगे बढ़ता है तो क्या हो जाता है, इन तरंगों की लंबाई जो है कम हो जाती है। तो फिर क्या होता है, जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर घंटे तक क्या हो गई? कम हो गई। और समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। तो कितना नुकसान हुआ इसमें? हमारा 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से भी अधिक क्या हुआ? घर प्रभावित हुए। और कितने सारे द्वीप समूह जो हैं हमारे प्रभावित हुए, जैसे आंध्र प्रदेश, तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये सब हमारे द्वीप समूह जो हैं वो बहुत ही प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। तो बच्चों, क्या है कि हम पहले से इस भूकंप का क्या अनुमान तो नहीं लगा सकते हैं, पर फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत हमें कितनी देर पहले मिल सकते हैं? 3 घंटे पहले। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। तो बच्चों, क्या है? प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, और जबकि हिंद महासागर में ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी आ सकती है, क्योंकि यह
भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। तो तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश। तो तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश, बच्चों आप देख रहे हो उसका चित्र आपको दिखाया गया है। कितना नुकसान हुआ और ये तरंगे कैसे उठ रही हैं। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। तो 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वो क्या थी? वो पिछले कई सौ वर्षों में सबसे भयंकर और विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। तो क्षति क्यों हुई बच्चों? जब कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि इस तरह की सुनामी आएगी, तो कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो क्या था कि वहाँ के क्षेत्र में रह रहे लोगों को इसके बारे में किसी चीज़ का नॉलेज नहीं थी या जागरूकता नहीं थी, जिसके कारण वहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी जीवन और संपत्ति की अत्यधिक क्या हुआ? परेशानी आई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थान पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की क्या हुआ? मृत्यु हो गई। तो बच्चों समझ आया कि यह सुनामी से कितना विनाश हुआ और कितना ही जान माल की हानि हुई। और कुछ लोग जो है बड़े शौक से उत्सुक होकर देख रहे थे कि ये क्या सुनामी होएगी, तो वो जो दर्शक थे उनकी भी मृत्यु हो गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। दिन में 2 बार नियम से क्या होता है? महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, तब उसे ज्वार भाटा कहते हैं। जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है और तट के पीछे चला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया ये? जब दिन में 2 बार महासागरीय जल उठता और गिरता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। और जब सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, उसे हम क्या कहते हैं? ज्वार। और भाटा किसे कहते हैं? जब जल अपने सबसे कम स्तर पर आ जाता है और तट के पीछे चला जाता है, उसे हम भाटा कहते हैं। अब आप इस चित्र में देखेंगे, आपको एक चित्र दिखाया है लघु ज्वार भाटा एवं वृत्त ज्वार भाटा। तो लघु ज्वार भाटा में क्या है? जो सूर्य दिखाया गया है, चंद्रमा है और पृथ्वी है। चंद्रमा के पृथ्वी के आगे सूर्य है और पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा दिखाया गया है। तो ये क्या है? लघु ज्वार भाटा। और वृत्त ज्वार भाटा क्या है? पहले पृथ्वी का दृश्य है, पृथ्वी के बाद चंद्रमा है, चंद्रमा के बाद सूर्य है, और फिर एक और आप देखेंगे चंद्रमा है जो पृथ्वी के पीछे आ गया और फिर सूर्य पृथ्वी के आगे आ गया। तो अब हम पढ़ेंगे इसको। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं।
जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक जल क्या होता है, अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। तो बच्चों आपको बता रहे हैं ना इसमें कि सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है। जब पृथ्वी जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल क्या होता है, अभिकर्षित होता है, जिसके कारण क्या होता है, उच्च ज्वार आता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। तो बच्चों आपको इसमें एक सीध में दिखा रहे हैं ना, पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही लाइन में है, तो तब क्या होता है, ऊंचे ज्वार उठते हैं। और इस ज्वार को हम क्या कहते हैं, वृत्त ज्वार। इसमें वृत्त ज्वार में आपको दिखाया गया है। और इसके बाद क्या है, लेकिन जब चंद्रमा अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्दश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल में पड़ता है और जिससे क्या होता है, ज्वार भाटा, निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार भाटा को हम क्या बोलते हैं, लघु ज्वार भाटा। आपने चित्र देख लिया, उसमें बताया गया है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां जो हैं वो तट के निकट आती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों क्या है, ये जब जल का वो ज्वार भाटा जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं तो ये क्या है, हमारे बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए सहायक होते हैं। कैसे होते हैं, उच्च ज्वार आने पर क्या है, मछलियां जल तट के निकट आ जाती हैं, जिससे मछुआरे उनको आराम से आसानी से पकड़ लेते हैं। और कुछ स्थानों पर जब ज्वार भाटा से जल का उतार चढ़ाव होता है तो क्या होता है, तो वो हमारे लिए विद्युत उत्पन्न करने का बहुत अच्छा माना जाता है। आगे क्या है, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। तो निश्चित दिशा में जो जल है वो एक ही सतह पर नियमित रूप से बह रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जल धाराएं होती हैं। वो कौन सी होती हैं, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। तो बच्चों क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं हमारी जो महासागरीय धाराएं हैं वो कैसी होती हैं, गर्म या ठंडी हो सकती हैं, क्योंकि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। और ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं
गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। तो बच्चों क्या बता रहे हैं इसमें, आपको हमने गर्म महासागरीय धाराएं तो बता दिया कि कैसी होती हैं, और जो ठंडी धाराएं हैं वो कैसी होती हैं, वो ध्रुवों या उच्च अक्षांशों के उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर बहती हैं। जैसे जो लैब्राडोर महासागर धाराएं हैं वो कैसी हैं, वो शीत जल धाराएं हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम कैसी धाराएं हैं, वो गर्म जल धाराएं हैं। तो महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के भी तापमान को प्रभावित करती हैं, और गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का क्या है, तापमान जो है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर क्या होता है, वो सबसे अच्छा कौन सा क्षेत्र माना जाता है, मत्स्यन मतलब मछली उत्पादन का क्षेत्र जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके उदाहरण हैं। तो जापान के आसपास और उत्तर अमेरिका के पूर्व तट क्या हैं, इसके बहुत अच्छे ही उदाहरण हैं। अब आप चित्र देख रहे हैं अगले पृष्ठ पर, महासागरीय धाराएं इसमें दिखाई गई हैं कि जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां कुरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आप नाव नहीं चला सकते हैं, वो चलाना क्या है, कठिन हो जाता है। तो बच्चों ये जो चित्र है इसमें महासागरीय धाराएं आपको सारी दिखाई गई हैं कि वो कैसे चल रही हैं और कैसे बह रही हैं। तो बच्चों ये हमारा जो जल था और जल के ये विभिन्न रूप आपको पढ़ाए हमने कि किन किन रूपों में हमारे पास जल होता है और उनकी क्या मात्रा होती है। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। अब इसके अभ्यास में क्या है, आपको प्रश्न दिए गए हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्षण क्या है, अब हम आपको वर्षण क्या है का उत्तर आपको बताएंगे क्या है। सूर्य की गर्मी पानी को वाष्प में बदल देती है। यह वाष्प ठंडी होकर संघनित होकर बादल बन जाती है। यह तब बारिश, बर्फ या ओले के रूप में पृथ्वी की सतह पर गिर सकता है। वर्षा, हिमपात या ओलावृष्टि के रूप में जल के पृथ्वी की सतह पर वापस गिरने की इस घटना को वर्षा कहते हैं, तो या वर्षण कहते हैं। आपको समझ में आ गया ये वर्षण क्या है। आगे आप देखेंगे जल चक्र क्या है। जल चक्र क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी लगातार अपना रूप बदलता रहता है, वह महासागरों, वायुमंडल और भूमि के बीच घूमता है, तो इसे हम जल चक्र कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे आप, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक हैं हवा की गति, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या पानी के नीचे भूस्खलन। तो आपको समझ में आया, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक हवा की गति, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या पानी के नीचे भूस्खलन। आगे अब देखिए, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तापमान,
महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं तापमान, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, गर्म और ठंडी धाराएं और हवा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया। ये अगला प्रश्न है हमारा, ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होता है। समुद्र के पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध रूप से बढ़ना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो समझ में आया आपको ज्वार भाटा क्या है। अगला प्रश्न है, महासागरीय धाराएं क्या हैं। समुद्र की, इसका उत्तर है समुद्र की सतह पर लगातार एक निश्चित दिशा में बहने वाली जल की धाराएं क्या कहलाती हैं। महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। महासागरीय धाराएं कैसी होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। तो आपको समझ में आ गया महासागरीय धाराएं क्या हैं। आगे हैं, कारण बताइए। समुद्री जल नमकीन होता है। समुद्र का पानी नमकीन होता है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में नमक घुला होता है। समुद्र के पानी में मौजूद नमक ज़्यादातर सोडियम क्लोराइड या आम नमक होता है जिस नमक का हम सेवन करते हैं। तो बच्चों समझ में आया आपको ये समुद्री जल हमारा नमकीन क्यों होता है। अगला प्रश्न है, जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। तो इसका अब आप कारण बताइए। जैसे मानवीय गतिविधियों के कारण पानी की गुणवत्ता बिगड़ रही है। तो वो कैसे बिगड़ रही है। नंबर 1, वनों की कटाई के कारण। नंबर 2, जल निकायों में कचरा और अन्य अपशिष्ट फेंकना। नंबर 3, उद्योगों से निकलने वाले रसायन। नंबर 4, उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग में वृद्धि। इसके कारण क्या है, हमारी जल की गुणवत्ता जो है वो खराब हो रही है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सही उत्तर पर टिक लगाएं। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता है, उसे क्या कहते हैं। उसे हम जल चक्र कहते हैं। जल चक्र कहते हैं। जल चक्र पर आप टिक लगाएंगे। नंबर 2 है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं ध्रुवों के निकट, भूमध्य रेखा के निकट, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा भूमध्य रेखा के निकट। इस पर आप टिक लगाएंगे। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं या तरंगे। तो आप किस पर टिक लगाएंगे, ज्वार भाटा। तो समझ में आया, ये टिक लगाएं। आगे है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ा बनाएं। तो आपने अब क्या करना है बच्चों, इन पर जोड़े बनाने हैं। तो वो कैसे बनाएंगे आप। कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर क्या है, सबसे विशालतम झील, सबसे बड़ी झील है हमारी कैस्पियन सागर। तो ये इसका उत्तर इसके साथ ही है। और फिर है ज्वार भाटा। तो ज्वार क्या है, पानी की जल में आवधिक चढ़ाव एवं उतार क्या है हमारा ज्वार भाटा। सुनामी,
सुनामी क्या है? तीव्र भूकंपी तरंगें ही हमारी सुनामी है। फिर है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं क्या है? निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल की धाराएं क्या कहलाती हैं? महासागरीय धाराएं। तो बच्चों समझ में आया? अब आप ये अगला देखें, आओ खेलें। इसमें आपको क्या बताया गया है? जासूस बनिए। निम्नलिखित अंग्रेजी में प्रत्येक वाक्य में एक नदी का नाम ढूंढिए। तो बच्चों आपको इसमें क्या है? इसमें आपको नदियों के नाम ढूंढने हैं। तो ये आपके लिए खेल का प्रश्न है जिसे आप खुद कर सकते हैं। तो बच्चों हम आपको इस पाठ का एक सारांश बताते हैं। तो इस पाठ का हमारा क्या सारांश है? आपने इसमें क्या पढ़ा है? आप सब बच्चों ने इसमें पढ़ा है कि हमारा जल चक्र क्या है और हमारे जल का वितरण किस तरह से होता है और हमारे महासागरों की संरचना कैसे की गई है और इसके साथ साथ सागर की जो लहरें हैं वो किस तरह से ऊपर उठती हैं और कितने उठने पर हमारे यहाँ पर नुकसान होता है। जैसे सुनामी आ जाती है, कितनी तेज़ रफ्तार होती है सागर की लहरों की, जिससे क्या होता है? सुनामी आ जाती है। तो जल चक्र में आपने क्या देखा कि जो जल है वो किस तरह से वाष्पित होकर ऊपर जाता है और बादलों का रूप ले लेता है और फिर वो क्या होता है कि किस प्रकार वो नीचे गिरता है, वर्षा के रूप में, हिम के रूप में। तो इस तरह से ये जल चक्र आपने पूरा देखा, हमारा पढ़ा आपने। तो बच्चों आशा करते हैं हम कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।